सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है साथियों, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं यहाँ पर आपका दोस्तों पूरा का पूरा टॉपिक आज मैं खत्म कर दूंगा आपका मौर्य साम्राज्य से रिलेट करते हुए जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं सारे के सारे इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। इससे पहले वीडियो में दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर ये जो क्वेश्चंस लग रहे हैं हमको ये एक्चुअल में फर्स्ट सेमेस्टर के लग रहे हैं। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके बहुत सारा टॉपिक है जो आपका जो बहुत सारा टॉपिक ऐसा है जो फर्स्ट सेमेस्टर से मिलता जुलता हुआ है। जैसे कि आप हिंदी ही ले लीजिए, ठीक है, तो वो भी आपका मिलता जुलता हुआ होता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है वो, जी हाँ दोस्तों सेकंड सेमेस्टर का ही था, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं आपके सेकंड सेमेस्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट, और आप यहाँ पर भी ये भी नहीं कह सकते कि सर मौर्य साम्राज्य नहीं, क्योंकि मौर्य साम्राज्य तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका बनेगा, यानी मगध को हासिल करने के लिए सिकंदर पंजाब की ओर चढ़ाई कर रहा था, तब चाणक्य कौटिल्य जिसे या विष्णुगुप्त के नाम से, अगर चाणक्य की बात कर लेते हैं यहाँ पर तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से इनको जानते भी हैं, मगध के राजा घनानंद को बताने की कोशिश की थी। यानी जब मगध के को हासिल करने के लिए सिकंदर पंजाब की ओर चढ़ाई कर रहा था तब चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य है और उन्हीं को हम विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं, मगध के राजा घनानंद को बताने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर बात आती है कि जिससे मगध को खत्म होने से बचाया जा सके, यानी चाणक्य यही चाहते थे कि मगध खत्म ना होने पाए और उससे पहले घनानंद को बता दिया जाए जिससे मगध खत्म होने से बचाया जा सके। लेकिन मगध के सम्राट घनानंद ने उसकी बात को क्या कर दिया था, ठुकरा दिया था। किसकी बात को साथियों, तो यहाँ पर चाणक्य हो जाएगा, यानी चाणक्य की बात को इन्होंने ठुकरा दिया था और चाणक्य का अपमान भी किया था, यानी उनको बड़ा भला बुरा कहा था क्योंकि आप क्या ये कह रहे हो और ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। और वो अपने हित के लिए चाहता था, वो हित के लिए चाहता था मगध का। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो मगध को एक अच्छा राजा दिलाकर रहेंगे, ठीक है, मगध को एक अच्छा राजा दिलाकर रहेंगे और घमंडी सम्राट जो है वो धनानंद, यानी जो घनानंद था साथियों वो घमंडी था, क्लियर हो गया ना, वो घमंडी था, को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली थी। को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा किसने ली थी साथियों, वो ली थी चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने, ठीक है, यानी विष्णुगुप्त ही चाणक्य का नाम है। उसके बाद हमारा हो जाएगा कि 322 ईसा पूर्व में क्या हुआ था साथियों कि 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु जो चाणक्य थे उनकी सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाल दी। यानी कि 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु जो थे चाणक्य, जी दोस्तों अपने जो गुरु थे इनके चाणक्य थे, उनकी सहायता से घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की नींव डाल दी। यहीं से आपका मौर्य वंश दोस्तों स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा होता है, यानी मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ था उनका जन्म कब हुआ था, उससे पहले मैंने आपको कहानी बता दी ना, बहुत इंपॉर्टेंट थी वो दोस्तों लाइनें, कोई बताएगा नहीं इतनी आसानी के साथ और इतने कम लैंग्वेज में आपको अच्छे से बता देना, कोई नहीं बताएगा इससे अच्छा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने जो ऊपर की लाइनें मैंने आपको बताया कि किसके कारण उन्हें अपना अपमान क्यों किया था, वो क्या कहा चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर मौर्य वंश का संस्थापक जो था दोस्तों वो था चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य था। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था साथियों तो वो 345 ईसा पूर्व में हुआ था, 345 ईसा पूर्व में हुआ था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। यानी अब बात करते हैं यहाँ पर कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को हराने में घनानंद को हराने में चाणक्य ने किसकी मदद ली थी, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, ठीक है, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना था। यानी चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री भी बना था। अब यहीं पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि चाणक्य जिसे कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं द्वारा लिखित एक पुस्तक थी जिसका नाम अर्थशास्त्र था, जिसका संबंध किससे था दोस्तों, राजनीति से, क्योंकि राजनीति में बहुत आगे थे चाणक्य, ठीक है, राजनीति में बहुत ज़्यादा आगे थे, तो उन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिख दी और उसका संबंध किससे था। अगर यहाँ पर एक भी क्वेश्चन और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जैसे इस तरह के पूछ लिए जाते हैं कि जो अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो उसका संबंध दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हाँ राजनीति से है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जो था वो मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त किसका अनुयायी था, तो चंद्रगुप्त दोस्तों यहाँ पर जैन धर्म का अनुयायी था, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं हम लोग कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु जिसका नाम क्या था, भद्रबाहु था,
इनसे इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। अगर 305 ईसा पूर्व में अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर 305 ईसा पूर्व की, तो दोस्तों जो 305 ईसा पूर्व था, ठीक है, 305 ईसा पूर्व, इसमें किसने हराया था किसको? तो यहाँ पर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था सेल्यूकस निकेटर को। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस जो सेल्यूकस था के बीच हुए युद्ध का वर्णन जो एपियासन ने किया है। किसने किया था? एपियानस ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का जो वर्णन था वो एपियानस ने किया था, यानी यही इन्होंने ही किया था कि हाँ युद्ध हुआ था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया यानी हेलेना जिसे कहते हैं कि शादी चंद्रगुप्त के साथ कर दी और युद्ध में संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत जिसका नाम तो क्या था, काबुल, गांधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। अब बात करते हैं यहाँ पर कि चंद्रगुप्त को संधि के बाद कौन कौन से प्रांत मिले थे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बन जाएगा आपका एक तो वहाँ पर आपको काबिल, गांधार और हेरात और मकरान लिख देना है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर कि दोस्तों कि सेल्यूकस, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर यानी किसकी पुत्री के साथ चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था, शादी हुई तो सेल्यूकस के निकेटर के बाद क्यों हुई थी? उन्होंने उनको हराया था, इस वजह से हुई थी। हेलेना की शादी की थी संधि में और संधि शर्तों के अनुसार उन्होंने राज्य भी दे दिए थे, प्रांत भी दे दिए थे। अब यहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं मैगस्थनीज की। तो मैगस्थनीज जो सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। जी हाँ दोस्तों, सेल्यूकस जो था मैगस्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। और मैगस्थनीज द्वारा लिखी एक पुस्तक जिसका नाम क्या था दोस्तों? इंडिका नाम था। जिसका नाम क्या था? अगर पूछ लेते हैं यहाँ पर कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है दोस्तों? सभी को पता है, मैगस्थनीज थे। अब यहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। कितने हाथी उपहार में दिए थे? तो दोस्तों प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो हुई थी वो 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर हुई थी। और किस कारण हुई थी? तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी और किस कारण हुई थी। तो उपवास के कारण हुई थी श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर। ठीक है, कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये दोस्तों आपका जो उपहार वाला आता है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा रिपीट किया हुआ क्वेश्चन होता है। अब यहीं पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं बिंदुसार की। तो बिंदुसार यानी चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी, जो चंद्रगुप्त ना रहने के बाद जो उत्तराधिकारी था वो कौन था दोस्तों? बिंदुसार था, जो कि 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बिंदुसार बैठा था। मगध की राजगद्दी पर कौन बैठा था? 298 ईसा पूर्व में जब उनकी मृत्यु हो गई उसी के बाद वो बिंदुसार जो था वो गद्दी पर बैठा। अब बात कर लेते हैं कि बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात कर लेते हैं कि अमित्रघात को किसके नाम से जाना जाता है, तो बिंदुसार को जाना जाता है अमित्रघात के नाम से। यानी अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, शत्रु का विनाश करने वाला, अमित्रघात का। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि बिंदुसार यानी आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का ये अनुयायी था और वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। यानी वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वायुसार कहा गया है। और स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश जो थे एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। डायमेकस नामक जो राजदूत था वो भेजा था कहाँ पर? सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि डायमेकस को ही मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। डायमेकस को ही मैगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। और यहाँ पर दोस्तों के जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। यानी कि अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर कि किस ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है, तो जैन ग्रंथ में कहा गया है। या फिर सिंहसेन किसे कहा गया है? तो बिंदुसार को कहा गया है। किस ग्रंथ में कहा गया है? तो जैन ग्रंथ में कहा गया। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा बनता है यहाँ पर कि बौद्ध विद्वान के अनुसार 16 राज्यों को विजेता बताया। बौद्ध विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता, यानी कि इन्होंने बिंदुसार जो था वो 16 राज्यों का विजयी था, उसने 16 राज्य जीते थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है।
तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। बात कर लेते हैं कि इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। यानी कि इस जो ये विद्रोह हुआ था तक्षशिला में, ठीक है, 2 विद्रोह हुए थे, तो इसमें बिंदुसार ने इसको दबाने के लिए, यानी इस विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले इसने सुसीम को भेजा था, बाद में अशोक को भेजा था। उसके बाद यानी कि एथनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। क्लियर हो गया ना? यानी कि एथनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। किससे की थी? जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है यहाँ पर कि जो अशोक महान था, अशोक महान कौन था? यानी बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो जो कौन था दोस्तों यहाँ पर कि अशोक महान था, जो कि 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अवंती का क्या था दोस्तों? राज्यपाल था, अवंती का राज्यपाल। क्लियर? अवंती का। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक की माता का नाम जो था वो शुभद्रांगी था। जी हाँ दोस्तों, शुभद्रांगी था। अब यहीं पर अगर हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है वो बनता है कि मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मासी और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। और यहीं पर अगर पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। और प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिशियस नामक या नाम का राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। कहाँ भेजा था? अशोक के दरबार में। यानी उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी और अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम क्या था? पहाड़ियों का नाम क्या था? कर्द, चोपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ये 4 प्रकार की गुफाएं थी। ठीक है, 4 प्रकार की गुफाएं थी। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। कौन सी गुफा? नागार्जुन गुफा जो थी वो प्रदान की थी। और यहीं पर अगर अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किसके प्रचार के लिए? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, यानी कि धर्म का प्रचार आज भी होता है। ठीक है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था, शिलालेख का। उसके बाद यहाँ पर अशोक शिलालेखों में ब्रह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक व अरमाइक लिपि का प्रयोग किया जाता था। यानी ब्रह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। और यहीं पर अगर बात कर लेते हैं कि ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत यानी ब्रह्मी लिपि के अभिलेख मिले। और यहीं पर अगली हमारी लाइन बनती है कि अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अशोक के जो अभिलेख हैं उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? पहला हो जाएगा शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। 3 प्रकार के लेख हो जाएंगे। यानी कि अशोक के शिलालेख के खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैनथेलर ने की थी और इनकी संख्या कितनी थी? 14 थी। और अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रीसेप को हुई थी। यानी कि अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर कि प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय कौन था? पहला जो शिलालेख था यानी इसमें पशुओं की बल की निंदा की गई थी। दूसरा था इसमें पशुओं ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख था। तीसरा था इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया था। और जो हमारा चौथा था वो साथियों था कि इस अभिलेख में
इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्मोश की घोषणा की गई है। और पांचवा शिलालेख हमारा हो जाएगा वो कि इस शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। और छठा हो जाएगा इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। और सातवां और आठवां शिलालेख हो जाएगा यानी इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। नवां हो जाएगा कि इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। और इसमें अशोक ने यानी कि 10वां हो जाएगा इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। उसके बाद हमारा 11वां पॉइंट हो जाता है कि इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। उसके बाद 12वां हो जाएगा कि इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। 13वां हो जाएगा कि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। और इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। इसी में क्या है, पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी है। 14वां हो जाएगा हमारा शिलालेख यानी अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अब यहीं पर बात कर लेते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रथम हो जाएगा यानी यह पहले कौशाम्बी में स्थित था और इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। उसके बाद दूसरा हो जाएगा दिल्ली टोपरा, प्रयाग स्तंभ लेख हो जाएगा, दिल्ली टोपरा में हो जाएगा यानी कि यह प्रथम लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। और तीसरा हो जाएगा यहाँ पर कि दिल्ली मेरठ यानी पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। उसके बाद रामपुरवा आया यानी यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है और इसकी खोज 1872 में और कारलायल ने की। उसके बाद लौरिया अरेराज यानी चंपारण जो बिहार में है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगला जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़ यानी चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। और अशोक का सबसे छोटा स्तंभ जो था रुम्मदेई यानी इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। उसके बाद अशोक का जो 7वां अभिलेख जो था वो सबसे लंबा था दोस्तों। 7वां अभिलेख मैं एक मिनट आपको 7वां अभिलेख जो उनका था वो मैं आपको दिखा दूं दोस्तों। जो उनका 7वां अभिलेख था मैंने अभी आपको बताया था क्यों लंबा है, क्योंकि 7वां और 8वां जो दोनों एक ही थे यानी इसमें तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया। तीर्थ यात्रा इन्होंने बहुत की थी, इसी वजह से इसमें सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग कि प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा कि अशोक का सार-ए-कुना यानी कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था। जहाँ दोस्तों मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में यानी कि दोस्तों यहाँ पर सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की जो संख्या होती थी वो 12, 16 या 20 हुआ करती थी। यानी अर्थशास्त्र में शीर्षक अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है और इसे महामात्र भी कहा जाता था। इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या दोस्तों 18 थी। कितनी थी? 18 संख्या थी। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। चर किसे कहा गया? जासूस को कहा गया है। और अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। यानी अशोक का जो साम्राज्य था उसमें जो कितने प्रांत थे दोस्तों? तो उसमें 5 प्रांत थे और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता था दोस्तों? चक्र यहाँ पर नाम दिया जाता था। और प्रांतों के प्रशासन कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? राष्ट्रिक। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषय पद के अधीन होते थे। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम है जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। और नेक्स्ट हमारा हो जाता था बिक्री कर के रूप में मूल्यों का 10वां भाग वसूला जाता था। और मैगस्थनीज के अनुसार आग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों कि जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने
या चंद्रगुप्त मौर्य के सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। और यहीं पर युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी दोस्तों जो होता था वो कौन होता था? तो दोस्तों वो होता था आपका सेनापति होता था। जी हाँ साथियों, कौन होता था? सेनापति होता था। और यहीं पर दोस्तों अगर बात कर लेते हैं हम लोग कि अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश कौन क्या कहलाते थे? उनको राजू को कहा जाता था। देखिए दोस्तों, न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? राजू कहा जाता था। काफ़ी सारे आपका मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आया है फर्स्ट सेमेस्टर में भी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था उस काल में। उसके बाद बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। बिना वर्षा के होने वाली, जो बिना वर्षा हो, जैसे वर्षा नहीं हुई, पानी नहीं गिरा, पानी नहीं बरसा और उसमें भी अच्छी एक फसल हो जाती थी, तो उसको क्या कहता था? अदेव मात्रक कहा जाता था। उसके बाद हो जाता है कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। अब यहीं पर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संचार कहा जाता था। उसके बाद यहीं पर आता है कि स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। वैश्यावृत्ति समझते हैं आप लोग? रूपा जीवा कहलाती थी। नेक्स्ट हमारा पर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बृहद्रथ, यानी जो ये थे दोस्तों ये अंतिम शासक थे। जी हाँ, अंतिम शासक थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था और जिसका शासन 137 वर्षों तक रहा है। कब तक रहा है? 137 वर्षों तक। ओके, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो इसका शासन नहीं था, यानी कि पूरा जो शासन था मौर्य शासन जो था साथियों, वो पूरा का पूरा 137 वर्षों तक रहा है। और जो ये अंतिम शासक जो था ये दोस्तों 187 से 185, यानी इसने सिर्फ 2 वर्ष तक शासनकाल किया था। इसने 2 वर्ष शासनकाल किया था। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 187 से 185 तक रहा, यानी 2 वर्ष तक की। और उसके बाद क्या हुआ था कि बृहद्रथ की हत्या इनके सेनापति पुण्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। ठीक है दोस्तों, शुंग वंश की नींव डाल दी थी उन्होंने। किस पर? मगध पर। ठीक है, तो इनका जो शासनकाल था दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ कितना था? 2 वर्ष का था। यानी इन्होंने शासनकाल किया था 187 से 185 तक। और इनसे पहले जो शासनकाल थे वो थे धनवन्य मौर्य जो थे वो थे। और जो सबसे पहला शासक तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंदुसार, फिर सम्राट अशोक, कुणाल, दशरथ, ठीक है, दशरथ मौर्य, संप्रति और शालिक शुक, देवबर्मन, ठीक है, इस प्रकार के थे। और इनके जो शासनकाल में मौर्य शासकों की सूची जो थी उसमें कितने शासक थे दोस्तों? तो उसमें सबसे ज़्यादा शासक जो थे वो 10 शासक थे। सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य था और सबसे आखिरी जो था वो बृहद्रथ था। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बहुत से साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो को लाइक नहीं किए, तो फटाक से वीडियो को लाइक कर देंगे सभी साथी। ठीक है, सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि आपकी है 11 बजे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों आप सभी के लिए। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक की आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।